नमस्कार। भूगोल विषय की 39वीं ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कर्माबाई महाविद्यालय के इस भूगोल विषय के प्रयास में आपको जो भी क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं, ये सारी एक श्रृंखला में प्राप्त हो रही हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ करके मैं विभिन्न प्रकरणों को या बिंदुओं को या टॉपिक्स को आपके सामने लेकर के आता रहता हूँ, तो इनके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको लाभ मिले। तो 39वीं कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है सूर्यातप। सूर्यातप क्या है? सूर्यातप सूर्य से आने वाली ऊर्जा की राशि है जो धरातल पर या पृथ्वी पर प्राप्त होती है। केवल और सिर्फ केवल वो सूर्य से विकिरित या सूर्य के विकिरण द्वारा आने वाली ऊर्जा की मात्रा है जो पृथ्वी पर आती है। कई बार विद्यार्थी सूर्यातप और ऊर्जा संतुलन के संदर्भ में ऊर्जा का जो बजट है, तापमान का जो बजट है, उसको एक ही परिप्रेक्ष्य में समझ लेते हैं। तापमान बजट और सूर्यातप एक ही बात समझ लेते हैं, जबकि तापमान बजट तो पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त होने वाले सूर्यातप और पृथ्वी की सतह से विकृत होने वाले तापमान का एक लेखा जोखा है, एक बैलेंस है कि इतना आया और इतना गया। तो सूर्यातप तो एक वो ऊर्जा की राशि है जो सूर्य से प्राप्त होती है धरातल को, जबकि ताप बैलेंस जो है वो आय और व्यय का, तापमान के आय और व्यय का एक लेखा जोखा है। तो सूर्यातप जो है क्या है? वो सूर्यातप सूर्य से प्राप्त क्या है? ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। ये मान लीजिएगा पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है। सूर्य से जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है इस पृथ्वी को, ये सारी ऊर्जा क्या कहलाती है? ये सूर्यातप कहलाती है। इसको सूर्यातप कहते हैं। और आगे देखिए, हालांकि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है, लेकिन पृथ्वी पर जो ऊर्जा है उसका स्रोत सूर्य को माना जाता है, लेकिन दो स्रोत और भी हैं पृथ्वी पर ऊर्जा के। वो कौन कौन से? देखिए, एक तो सूर्य हो गया ऊर्जा का स्रोत। पृथ्वी पर ऊर्जा स्रोत की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो सूर्य हो गया, दूसरा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी है, गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा पृथ्वी के अंतर्जात बल। पृथ्वी के अंदर से अंतर्जात बल कार्य करते हैं, जिनसे भूकंप, ज्वालामुखी ऐसी क्रियाएं होती हैं धरातल पर। भाई, भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं पृथ्वी पर, वो कैसे आते हैं? वो इन अंतर्जात बलों के कारण आते हैं। या पर्वतों का निर्माण होता है, प्लेट विवर्तनिकी कैसे कार्य करती है? संबंध धाराएं चलती हैं मैग्मा के रूप में अंदर से, वो अंतर्जात बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल, किसी ढाल के सहारे कोई वस्तु को छोड़ दिया जाए तो वो लुढ़क करके ढाल का अनुसरण करती रहती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और सूर्य से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो तापमान के रूप में भी प्राप्त होती है और दृश्य प्रकाश के रूप में भी प्राप्त होती है। आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये क्या है? प्रकाश के माध्यम से। तो ये दृश्य प्रकाश है, ये भी एक ऊर्जा का रूप है जो सूर्य से प्राप्त होती है। तो खाली सूर्य से तापमान के रूप में ही ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ऊर्जा जो है दृश्य प्रकाश के रूप में भी प्राप्त होती है। लेकिन ये जो सूर्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कैसे प्राप्त हो रही है? विकिरण के माध्यम से। विकिरण के माध्यम से प्राप्त हो रही है ये ऊर्जा, ठीक है। और ये जो ऊर्जा है, यही इसको माना जाता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है इसको। हालांकि और भी स्रोत हैं ये, लेकिन ये तो नगण्य हैं इस मूल स्रोत के सापेक्ष। तो इसलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य को कह दिया जाता है, जबकि ये अन्य स्रोत जो हैं ये बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा
जो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो कैसे आती है? सौरिक विकिरण के माध्यम से, सौरिक विकिरण के माध्यम से। अब ये सौरिक विकिरण क्या है? सौरिक विकिरण कहते हैं सूर्य के धरातल पर फोटोस्फीयर से, जहाँ पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ से फ्लेम्स, लपटें उठती हैं विभिन्न गैसों की, और वो सूर्य के जो आकर्षण बल है उसको भी पार करके बहुत आगे तक निकल जाती हैं। तो जो सूर्य से जो लपटें, जो उनके सूर्य के आकर्षण बल से भी और आगे निकल जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सौरिक विकिरण कहलाती हैं। और ये सौरिक विकिरण धरातल तक विभिन्न संबंध धाराओं के रूप में आ जाता है। तो देखिए, ये बात आप समझ गए होंगे। और भी इसमें तथ्य हैं कि जो सौरिक विकिरण है, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं जगह चाहिए थोड़ी सी और ज़्यादा। ये जो सौरिक विकिरण है इसकी अपन बात कर रहे हैं। सौरिक विकिरण, तो देखिए ये जो सौरिक विकिरण है ये सूर्य के केंद्र में, सूर्य, ये मान के चलिए सूर्य है, ये मैंने सूर्य बना दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके केंद्र में नाभिकीय फ्यूजन होता है। नाभिकीय फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब संलयन और विखंडन होता है अणुओं के बीच में। तो ये फ्यूजन होता है, नाभिकीय फ्यूजन, किसके? हाइड्रोजन के अणुओं में, हाइड्रोजन के अणुओं में नाभिकीय फ्यूजन होता है, और उससे क्या होता है? हाइड्रोजन परिवर्तित हो जाती है हीलियम में, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। ये फ्यूजन को कहते हैं अपन संलयन। तो उससे क्या होता है? हाइड्रोजन संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्रिया से अपार मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा प्रकाश के रूप में, फोटॉन्स के रूप में, और ताप के रूप में, प्रकाश के रूप में, फोटॉन्स के रूप में, ताप के रूप में ऐसे बाहर निकलती है। और केंद्र में ये नाभिकीय फ्यूजन हुआ, केंद्र से बाहर दूसरी परत तक पहुंचेगा, फिर तीसरी परत तक पहुंचेगा। जो बाहर की परत है, उस बाहर की परत से क्या होता है कि ये जो फोटोन हैं, ये फोटोन जो है बाहर निकलते हैं यहाँ से, इस परत से जो है बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं फोटोन। अब जब फोटोन बाहर निकलेंगे इस परत से, तो फोटोन इस परत से बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। इस परत को क्या कहेंगे अपन? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो फोटोन हैं वो यहीं से निकल रहे हैं, इस स्फीयर से निकल रहे हैं, इसलिए फोटोस्फीयर कहते हैं। और इस फोटोस्फीयर पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है इस फोटोस्फीयर के ऊपर। तो आप समझ गए होंगे कि सौरिक विकिरण कैसे प्राप्त होता है। नाभिक में फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, इससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश, फोटोन और तापमान के रूप में होती है। और इस रूप में जिस सतह से बाहर से ये फोटोन निकलते हैं, ये ऊर्जा निकलती है, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। और वहाँ का टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे एक परिभाषा की बात करते हैं। जो सूर्यातप है उसकी परिभाषा की बात करते हैं। प्रोफेसर जीटी त्रिवार्था थे, त्रिवार्था महोदय ने एक परिभाषा दी इस सूर्यातप की। तो उन्होंने देखिए क्या कहा कि सूर्यातप लघु
तरंगों के रूप में, सूर्यातप लघु तरंगों के रूप में संचालित 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, जो सौरिक विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। अब इसमें सार छुपा हुआ देखिएगा आप कि सूर्यातप क्या है। सूर्यातप लघु तरंगों के रूप में संचालित इतने मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। इतनी तेज गति से भ्रमण की जगह पर आप लिख लीजिएगा गति से आती हुई ये लिख लीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा है। इतनी गति से आती हुई, और ये गति जो 1,86,000 मील है, इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं इसी को। यही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो इतनी गति से जो सूर्य की सतह से जो ऊर्जा आ रही है उसको कहते हैं सूर्यातप, जो कि पृथ्वी पर प्राप्त होती है। और ये सूर्यातप ही क्या है, ये पृथ्वी पर विभिन्न जीवधारियों के लिए जीवन का आधार है। चाहे वो जीवन पेड़ पौधों का हो या जंतुओं का हो, जीव जंतु होंगे चाहे पेड़ पौधे होंगे, सभी जीवधारी कहलाते हैं। उनके जीवन का आधार ये सूर्यातप ही है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो हमारा वायुमंडल है हमारा, इस वायुमंडल का जो औसत ताप है, औसत तापमान जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है हर समय। औसत तापमान जो है वायुमंडल का 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, जिसके कारण ही जीवन संभव हो पाता है। जीवन का आधार ये सौरिक विकिरण है, लेकिन ये सौरिक विकिरण मान के चलिएगा कि सूर्य जो है पृथ्वी पर सौरिक विकिरण करता है, और अगर सूर्य ना होता, मान लीजिए कि सूर्य नहीं होता तो क्या होता, तो -450 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, कम टेम्परेचर हो जाता है इस पृथ्वी पर, -450 450 माइनस में। यानी कि अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता, -450 से ज़्यादा, -450 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, -450 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता पृथ्वी पर। यानी बहुत ठंडा हो जाती पृथ्वी बहुत ज़्यादा, अगर ये सूर्यातप नहीं होता। और सूर्यातप है तभी तो सूर्य से तापमान प्राप्त होता है हमको, और तापमान प्राप्त होता है और वायुमंडल उपस्थित है, तो वायुमंडल औसत तापमान बनाए रखता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और वायुमंडल किस माध्यम से, जलवाष्प के माध्यम से। जलवाष्प जो है देर में ठंडी होती है, देर में गर्म होगी। अगर वायुमंडल में जलवाष्प ना हो तो टेम्परेचर बहुत जल्दी
पार्थिव विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष में चला जाएगा और सौर्य विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी धरती पे भी आ जाएगा। तो बहुत जल्दी ठंडी गर्म होती है पृथ्वी। अब आप देखिए जलवाष्प का एक महत्व मैं आपको बता दूं कि जो रेगिस्तान होते हैं, जो जैसे राजस्थान में रेगिस्तान का एरिया है, थार का मरुस्थल है, तो वहाँ पर रात को बहुत ठंड पड़ती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ शुष्क दशाएं होती हैं और शुष्क दशाओं में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है वायुमंडल के अंदर। जब जलवाष्प कम होगा तो धरातल जो है दिन में जो गर्म हुआ है वो रात को ठंडा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जलवाष्प जो रोकती है ना तापमान को वायुमंडल में जाने से, जब जलवाष्प नहीं है तो वो तापमान जो है बहुत जल्दी से वायुमंडल में चला जाएगा। और जलवाष्प अगर होगी हमारे आसपास तो जलवाष्प उस तापमान को रोक लेगी और तापमान औसत जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। यही कारण है कि जो रेगिस्तान है ना, रेत है, रात को ठंड इसीलिए लगती है क्योंकि जलवाष्प कम होती है वहाँ और वो तापमान वायुमंडल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये परिभाषा है जीटी त्रिवार्ता की, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा आप। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। पृथ्वी पर जो जीवन का आधार है ये औसत 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये है। और अगर सूर्य नहीं होता ना, सूर्य से ऊर्जा का विकिरण नहीं होता तो पृथ्वी पर -455 या 450 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास टेम्परेचर रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास टेम्परेचर रहता। और देखिए जो सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 13 लाख गुना बड़ा है। तो जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 13 लाख गुना बड़ा है और दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है फिर भी सूर्य तप धरती तक आ जाता है, उसका कारण क्या है कि 13 लाख गुना बड़ा है। मान के चलिएगा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ से ऊर्जा चलती है, ये दूरी बहुत ज़्यादा है तो ये फिर भी यहाँ तक आ जाती है, थोड़ी बहुत ऊर्जा थोड़ी बहुत पहुँची जाएगी इतने बड़े क्षेत्र से। तो उसका कारण क्या है? दूरी भले ही ज़्यादा हो, दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है कि जब वहाँ से विकिरण शुरू होता है तो बहुत बड़े अमाउंट में शुरू होता है, तो थोड़ा बहुत तो पहुँच ही जाता पृथ्वी तक। तो इसलिए भले ही दूरी ज़्यादा है पृथ्वी की सूर्य से, लेकिन बड़ा बहुत है सूर्य, तो ऊर्जा का विकिरण भी बहुत ज़्यादा होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं मैं आपको कि जो सूर्य से जो ऊर्जा का विकिरण होता है उसका केवल 2 अरबवां हिस्सा यही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, यानी 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। सूर्य से जितनी ऊर्जा आती है, जितना विकिरण हो रहा है सूर्य से, उसका केवल 2 अरबवां हिस्सा। अगर हम सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को 100% मान के चलें तो कितने प्रतिशत यहाँ प्राप्त होगी? वो परसेंट बनेगा 0.00005%। इतनी मात्रा में, यानी 2 अरबवां हिस्सा या 0.0005%, इतनी कम मात्रा प्राप्त होती है केवल। कारण क्या है कि बहुत दूर है इसलिए इतनी कम मात्रा प्राप्त होती है। और ये मात्रा भी इसलिए प्राप्त हो जाती है कि बहुत बड़ा सूरज है। अगर ये सूर्य 13 लाख गुना की जगह छोटा होता ना, 1 लाख गुना या 2 लाख गुना ही बड़ा होता, तो फिर इतनी मात्रा भी प्राप्त नहीं होती, फिर है ना, फिर जीवन संभव नहीं था पृथ्वी पर। क्योंकि तापमान जो है जनजीवन के लिए, न केवल वनस्पतियों के लिए, जीवों के लिए, जंतुओं के लिए एक अनुकूल दशा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से और 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और 2 अरबवां हिस्सा जो है वो ही केवल सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच पाता है। और ये 2 अरबवां हिस्सा जो है यही सूर्यातप है।
यही सूर्य तप है, यानी पृथ्वी को प्राप्त होने वाला जो सूर्य का तापमान है वो यही है, यानी कि 0.005% जो मात्रा है दशमलव के बाद की। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट समझ में आए होंगे। इसके अलावा एक टर्म है सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक ये क्या चीज है, इसकी बात भी कर लेते हैं अपन। सौर स्थिरांक का मतलब है कि इतने बड़े सूरज से, 13 लाख गुना बड़े सूरज से, या इतनी दूरी पर स्थित सूरज से इतनी मात्रा में वो तापमान या सूर्य तप प्राप्त होता है। लेकिन ये मात्रा किस दर से प्राप्त होती है, इसके जो रेट है, इसका जो दर है, इसका जो मेजरमेंट है, परसेंटेज तो हमने बता दी, लेकिन परसेंटेज के साथ साथ वो मात्रा कितनी है, किस कोई इकाई में हम नापें उसको। तो देखिए सौर स्थिरांक जो है वो है 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट जो सूर्य का ताप प्राप्त होगा वो कहलाता है सौर स्थिरांक। हालांकि हम कहते हैं सौर स्थिरांक, तो सूर्य तप कोई हर जगह स्थिर थोड़ी है। किसी पृथ्वी पर किसी स्थान पर सूर्य का ताप कम प्राप्त होगा, कहीं ज़्यादा प्राप्त होगा, ध्रुवों पर सूर्य का ताप कम प्राप्त होता है, तो ये जरूरी थोड़ी है 2 कैलोरी मिलेगा हर जगह पर। इसका सौर स्थिरांक का मतलब ये है कि पृथ्वी पर इस दर से टेम्परेचर प्राप्त होता है सूर्य से। लेकिन क्योंकि भूगोलवेत्ताओं ने सौर स्थिरांक को वर्णित कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सौर स्थिरांक जो है वो स्थिर नहीं है, स्थिरांक नहीं कह सकते इसको आप, क्योंकि ये मात्रा बदलती रहती है धरती के ऊपर। क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य का ताप इस मात्रा में प्राप्त ही नहीं होता, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की अधिकांश किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं। तो इसलिए सौर स्थिरांक की जो एक मानक मात्रा मानी गई है, इसमें कहीं ना कहीं दोष हो सकता है। और देखिए इसकी एक इकाई और है, इसकी एक इकाई है लेंजली। इसको लेंजली में भी मापते हैं अपन, लेंजली में भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। अब ये लेंजली क्या है, 1 कैलोरी बराबर 2 लेंजली के बराबर होती है। 2 लेंजली के बराबर 1 कैलोरी होती है। ठीक है, अब ये 2 कैलोरी देखिए इसका मतलब क्या है, इस बात को मैं और क्लियर करता हूं आपको कि मान के चलिएगा सूर्य से ऊर्जा आती है और ये वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की लंबाई, 1 सेंटीमीटर की लंबाई, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर की लंबाई और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई, यानी ये कई 1 सेंटीमीटर का क्या है, ये 1 सेंटीमीटर का ये वर्ग है। 1 सेंटीमीटर का क्या है, ये वर्ग है। तो इस वर्ग सेंटीमीटर पर, यानी वर्गाकार 1 सेंटीमीटर जमीन के टुकड़े पर 1 मिनट तक, यानी 1 मिनट तक अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, 1 मिनट तक इस 1 वर्ग सेंटीमीटर टुकड़े पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो जो ऊर्जा की मात्रा है वो कितनी होगी, 2 कैलोरी होगी। ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, 2 कैलोरी होगी। तो इसको सौर स्थिरांक कहते हैं। 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से सूर्य से तापमान प्राप्त होता है धरातल पर। लेकिन 1 कैलोरी जो है 2 लेंजली के बराबर होती है। तो इस यूनिट को हम लेंजली में भी डिनोट करते हैं कि 2 लेंजली प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं। तो यह आपको समझ में आ गई होगी सौर स्थिरांक की बात। और जो सौर विकिरण जो है, सूर्य ताप से जो सौर विकिरण होता है, जो 2 अरबवां हिस्सा है, 2 अरबवां हिस्सा है, अगर इस हिस्से को भी हम 100% मान लें, 100% मान लें अगर इस 2 अरबवें हिस्से को भी, तो इसका केवल 51% ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। बाकी का बीच में परावर्तन हो जाएगा या उसका अवशोषण हो जाएगा वायुमंडल द्वारा। केवल 51% ही
इस इकाई इस मतलब 0.0005% का भी अगर इसको हम 100% मान लें तो इसका भी 51% ही धरती तक आता है, जो कि जब हम ऊष्मा संतुलन को पढ़ेंगे तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ये मैंने बताई दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी पर तापमान के वितरण के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी पर तापमान का वितरण देखिए किस किस प्रकार से वितरण है, यानी कहाँ कहाँ तापमान जो है कितना कितना है पृथ्वी पर। सारी पृथ्वी पर एक समान टेम्परेचर तो आता नहीं है, उसके वितरण की हम चर्चा करते हैं। किस अक्षांश पर कितना कितना टेम्परेचर है, किस स्थान पर कितना सूर्य से टेम्परेचर प्राप्त होता है, ये चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए कुछ अन्य बातों की चर्चा कर लेते हैं पहले इस पे। पहली बात तो जो वितरण है वो समान नहीं है। पहली बात तो वितरण जो है वो कैसा नहीं है, समान नहीं है। वितरण जो है समान नहीं है सूर्य के तापमान का इस किस पर, पृथ्वी पर समान नहीं है। कहाँ पर, पृथ्वी पर। ये आप समझ लीजिएगा पहली बात तो। जब समान नहीं है तो असमान है, ठीक है। और देखिए आगे जो वितरण है वो कैसे दिखाया जाता है, समताप रेखाओं के द्वारा। समताप रेखाओं के द्वारा। अब ये समताप रेखाएं क्या होती हैं, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। जमीन पर खिंची हुई रेखाएं नहीं है अक्षांश देशांतर। तो ऐसे ही ये समताप रेखाएं जो हैं ये भी काल्पनिक हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो समताप रेखाओं के माध्यम से हम तापमान का वितरण दिखाते हैं धरातल के ऊपर, जो कि समान नहीं होता है। और देखिए काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनकी जो परस्पर दूरी है, समताप रेखाओं की परस्पर दूरी क्या दिखाती है, पर समताप रेखाओं की परस्पर दूरी ताप प्रवणता को दिखाती है। ताप प्रवणता दर्शाती है। इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, ये ताप प्रवणता को दर्शाती है। ताप प्रवणता क्या है, एक तरीके से तापमान का ढाल है। ऊंचाई से नीचे की ओर जाते हैं तो ढाल होता है, ये स्थान अधिक ऊंचा, ये कम ऊंचा, ये कम ऊंचा और कम ऊंचा समुद्र तल से, है ना। कम ऊंचाई होती है समुद्र तल से नीचे भाग की, अधिक ऊंचाई होती है समुद्र तल से ऊंचे भाग की। तो ऐसे ही समताप रेखाओं में अधिक मान वाली समताप रेखा से कम मान वाली समताप रेखा के बीच में एक ढाल बन जाता है। तापमान जो घटता जाएगा उन क्षेत्रों के बीच में, तो उसको कहते हैं ताप प्रवणता, या तापीय ढाल भी कह देंगे इसको। तापमान का ढाल तापीय ढाल भी कहेंगे और ताप प्रवणता भी कह देंगे। तो ये आपके समझ में आ गई होगी। ताप प्रवणता क्या है, एक तरीके से दो स्थानों के बीच में तापमान का अंतर ही ताप प्रवणता कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो तापांतर की जो दर है, तापांतर की जो दर है वो स्थलों पर ज़्यादा होती है और जलीय क्षेत्रों में कम होती है। जो तापांतर है, देखिए जो स्थलीय भाग हैं और जलीय भाग हैं,
इन दोनों में जो समताप रेखाएं हैं, स्थल भाग में इस प्रकार से पास पास होंगी समताप रेखाएं, और जलीय भाग में थोड़ी दूर दूर होंगी, थोड़ी दूर दूर होंगी। और समताप रेखाएं जरूरी नहीं कि एक लाइन के रूप में हो, ये ऐसे भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है, पर स्थलों पर ये पास पास होती हैं और जलीय क्षेत्रों में दूर दूर होती हैं, ठीक है। अगर हम गोलार्धों की बात करें तो क्योंकि उत्तरी गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं पास पास होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा अधिक है। ये आप समझ गए होंगे। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं कैसी होंगी? पास पास। और दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं कैसी होंगी? दूर दूर होंगी। दूर दूर क्यों होंगी? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए। अब देखिए, पृथ्वी पर तापमान का वितरण है, हम बात करते हैं अक्षांशीय वितरण की। एक अक्षांशीय वितरण की बात कर लेते हैं यहाँ। इससे आपको यह आइडिया हो जाएगा, इससे आइडिया आपको ये हो जाएगा कि कितने डिग्री पर कितना टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक टेबल टाइप से कर लेते हैं अपन इसको। एक तो निम्न अक्षांशीय मंडल, दूसरा मध्य अक्षांशीय मंडल, तीसरा उच्च अक्षांशीय मंडल। तो 3 मंडलों में हमने बांटा है अक्षांशीय वितरण के रूप में। पहला निम्न अक्षांशीय, दूसरा मध्य अक्षांशीय। निम्न अक्षांशीय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में। और मध्य अक्षांशीय 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है। अच्छा, और उच्च अक्षांशीय जो मंडल है वो 66.5 आएगा, 66.5 तक। और ये वाला जो है उच्च अक्षांशीय 66.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक। देखिए ऐसे समझिएगा एक डायग्राम के माध्यम से, ये मैं ग्लोब बनाता हूं, ये देखिए। ये जो पेटी है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो पेटी है, ये कौन सी है? पहली वाली पेटी है। दूसरी पेटी 23.5 से 66.5 नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में भी ये वाला और साउथ में भी ये वाला। तो ये दोनों जो हैं 23.5 से 66.5 के बीच में हैं। और ये जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र जो है, जो कि 66.5 नॉर्थ साउथ दोनों भाग में है, 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ये जो है ये उच्च अक्षांशीय मंडल कहलाता है। तो ये तापमान का अक्षांशीय वितरण है जिसमें हमने मंडलों में बांट दिया है, लेकिन इससे पार नहीं पड़ रही है, इससे इतना क्लियर नहीं हो रहा है तापमान का वितरण। तो मैं दूसरे तरीके से आपको और बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा और सटीक तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए एक तरफ हम लिख देते हैं अक्षांश और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं सूर्यातप की मात्रा। सूर्यातप की मात्रा अक्षांश किसमें है? डिग्री में, ठीक है। और सूर्यातप की मात्रा
प्रतिशत में। सूर्यातप की मात्रा किस में है? प्रतिशत में है। अब देखिए जो 0 डिग्री पर अपन लिख लेते हैं 0 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देते हैं अक्षांश डिग्री में, अक्षांश डिग्री में और सूर्यातप प्रतिशत में, क्योंकि यहाँ केवल 40 डिग्री अक्षांश तक ही आ रहा है, ठीक है। फिर 50 डिग्री अक्षांश, 60, 70, 80 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश है वो जितना भी सूर्यातप जो 2/2वां हिस्सा है जो पृथ्वी को प्राप्त होने वाला है उसका 100% यहाँ आएगा। कितना आएगा? 100% आएगा। जबकि 10 डिग्री पर हम जाएंगे, 10 डिग्री पर जाएंगे, 10 डिग्री पर जाएंगे तो ये 99% भाग प्राप्त होगा। जो 2/2वां हिस्सा है उसका 99% प्राप्त होगा। कहाँ पर? 10 डिग्री अक्षांश पर। ये डिग्री हैं सारे, ठीक है। 20 डिग्री, 40 डिग्री, ये तो मैंने लिख ही रखे हैं। जो 20 डिग्री अक्षांश है, 20 डिग्री अक्षांश पर 95% प्राप्त होगा। 30 डिग्री के ऊपर 88% प्राप्त होगा सूर्यातप, और 40 डिग्री पर जाकर के ये 88 से घट करके 79% हो जाएगा। अब 40 डिग्री पर 79% सूर्यातप प्राप्त हो रहा है। अब 50 डिग्री पर देखिए कितना प्राप्त होगा। 50 डिग्री पर आने के बाद में ये 68% प्राप्त होगा। 60 डिग्री पर आने के बाद में ये 57% प्राप्त होगा। 70% पर आने के बाद 47% प्राप्त होगा, और 80% पर आने के बाद आपका 80% पे आने के बाद 43%, हाँ 43, और 90 डिग्री पर आने के बाद में केवल 42% रह जाता है। यानी कि जो सूर्यातप की मात्रा यानी 2/2वां हिस्सा जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ जिसको हमने 100% माना था, तो जो 0 डिग्री अक्षांश हैं वहाँ पर पूरा का पूरा 2/2वां हिस्सा प्राप्त होगा उस क्षेत्र में, या तो धरातल के द्वारा या उसके ऊपर के वायुमंडल के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ से आने वाला उस एरिया को मिलेगा, या तो धरती सोख ले उसको, या ऊपर का वायुमंडल सोख ले, या परावर्तन कर दिया जाए, है ना। तो ये आपके सामने एक टेबल है, और इसको एक ग्लोब के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। एक ग्लोब बना करके वैसे भी समझ सकते हैं। मान के चलिए ये ग्लोब बना दिया आपने, ठीक है। इस ग्लोब को थोड़ा सही कर देते हैं, और आपने इस तरीके से ये अक्षांश खींच दिए सारे, ये अक्षांश खींच दिए आपने, और ये अक्षांश खींचने के बाद में इन अक्षांशों के ऊपर आप लिख दो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, और यहाँ पर मान लिख दो। तो 0 डिग्री पर 100%, यहाँ पर 99%। तो ऐसे करके भी आप इनको ग्लोब के ऊपर भी दर्शा सकते हैं। एक पृथ्वी का गोला बना करके उसमें भी आप आसानी से दर्शा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये पृथ्वी पर तापमान के वितरण को आप समझ गए होंगे। हम अक्षांशीय रूप में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के रूप में भी समझ सकते हैं। उष्ण कटिबंध में सूर्य तप बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होती हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में, और कर्क रेखा और मकर रेखा से उत्तर या दक्षिण में, या आप कहें शीतोष्ण कटिबंध में थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं सूर्य की किरणें, तो वहाँ पर सूर्यातप जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाता है। और ध्रुवों पर जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। 6 माह तो सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं उत्तरी ध्रुव पर, और 6 माह प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसलिए वहाँ पर सूर्यातप की मात्रा कम रहती है। 6 माह तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के ऊपर बिल्कुल ही सूर्य की किरण आएगी नहीं, तो वहाँ टेम्परेचर प्राप्त ही नहीं होगा। तो सबसे कम जो सूर्यातप जो है वो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आ गई होंगी। इसमें ज़्यादातर चीज़ों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। सूर्यातप क्या है? सूर्य से आने वाली सौर्य विकिरण की मात्रा है जिसको कि पृथ्वी प्राप्त करती है। तो विद्यार्थियों, सूर्यातप का जो टॉपिक है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब
अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पृथ्वी के ऊष्मा से संबंधित या पृथ्वी के तापमान का जो वितरण है, इसमें मैंने बताया पृथ्वी पर तापमान का वितरण। अब ये वितरण किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, इस तथ्य की और ऊष्मा बजट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये तो मैंने वितरण बताया है आपको कि इतने डिग्री पर इतना परसेंटेज सूर्य तप प्राप्त होगा, इतने डिग्री पर इतना प्राप्त होगा, लेकिन क्यों, ये क्यों प्राप्त होगा इतना इतना, क्या कारण है इसका, इतना प्राप्त होने का कारण क्या है, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, किन कारणों से इतना अंतर पाया जा रहा है विभिन्न अक्षांशों के ऊपर सूर्य तप की मात्रा में। तो विद्यार्थियों, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यों से हमको ताकत मिलती है। बार बार मैं आपको हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।